बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर। फर्द जुर्म तो आयद नहीं हुई, तो शाहाना भी चल रहा है। टैरियान वाला फैसला आया, वो सामने नहीं आया। तकरीबन 200 से ज़्यादा FIR कटी हुई हैं, मुकदमात हैं। रेप के अलावा तकरीबन हर जो है ना दफात वो लगाई गई है। इसके अलावा जो बड़ी कार्रवाई डाली गई है वो डाली गई है मुस्लिम लीग नून के जैयद सहाफ़ियों की तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, वीलॉग्स करवाए जा रहे हैं, एनालिस्ट को शोज़ में बिठाया जा रहा है, एंकर्स को मवाद मुहैया किया जा रहा है कि फ़ातिह लंदन की वापसी पर कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि ऐसा लगे कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना वो नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ गए हैं तो मुल्क की किस्मत बदल गई है, आएंगे तो किस्मत और जाग जाएगी। कॉलम लिखवाया गया, उसमें कहा गया है कि अदलिया खुद कटहरे में है। ये अदलिया का इम्तहान है कि जो है ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अदलिया ने जवाब देना है। जो करप्शन के चार्जेस लगे थे उसका जवाब उन्होंने देना। गलत सजा हुई थी, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप जिस बंदे के कॉलम का हवाला दे रहे हैं वो बंदा भला कौन है? वो तो मैं आगे जाके मेरे हाल में पूरा बता नहीं दूंगा बताया आपको। ना, वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं। जी। और इरफान सिद्दीकी साहब आजकल क्या है? कोई एक बंदा थोड़ी है, वहां तो लाइनें आजकल लगी क्या हैं। है? नून लीग के सेनेटर हैं। सेनेटर हैं वो, ठीक है। माशाल्लाह और से गए हैं दुबई। जी जी। दुबई जाएंगे, दुबई से जहाज में सवार होंगे। जो आप जैसे तो नहीं होंगे सहाफ़ी, जो दूसरे सहाफ़ी है ना, कोई 50 60 70, जो तादाद तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। 160 जराए वो तो तो 160 सवारियाँ बताते हैं सवारियाँ होंगी ना। सर। वो उसमें सहाफ़ी बहुत इसमें सारे कितने होंगे? इन्फ्लुएंसर भी होंगे। उसमें से 60 उसमें मियाँ साहब को फॉलो करते होंगे, 70 करते होंगे। जो 71वां नंबर है ना, उसके लिए गए हैं इरफान सदीकी साहब। कि ये ना हो कि 71 नंबर वाला कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो सिलेबस में आया ही ना हो। यही सिलेबस से बात है बाहर वाला सवाल जो है ना, उसका जवाब देंगे इरफान सर। सदीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब वो बंदे हैं जो, आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी ना 2015 से 18 के दौरान, तो वो नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहबा की तकरीरें लिखा करते थे, तकरीर नवीस हुआ करते थे। और इन उस वक्त इनका मुकाबला सुनने में तो ये भी आता है कि शायद जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनके साथ भी कहीं चलता रहा था। ये मुझे किसी ने बताया था इस हवाले से कि इस तरह इनकी वो चलती रहती है। और बाद में जब सलीम साफ़ी साहब को नून लीग की जानिब से कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई गई तो वो फिर उनके खिलाफ भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो ये होता है। और यही कुछ कर करके, यही चापलूसियाँ कर करके अताउल हक कासमी साहब वो PTV के MD लग गए, चेयरमैन भी लग गए। फिर वो पत्नी कितने करोड़, 9 के 10 करोड़ की शायद उन्होंने तनख्वाहें भी ले ली। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम जो तैनातियाँ थी उसको कलअदम करार दिया और कहा कि अताउल हक कासमी साहब ने जितनी भी तनख्वाहें वसूल की हैं उसका मेरे ख्याल में 40% परवेज़ रशीद साहब से वसूल करने का कहा था, क्योंकि उस वक्त वो वज़ीर इत्तलाआत थे। और 40% जो अताउल हक कासमी साहब थे उनसे वसूल करने का कहा था। और गालबन 10 या 20% की जो तनख्वाह थी वो इसहाक डार साहब से वसूल करने का हुक्म दिया था। साकिब निसार साहब के दौर में ये फैसला आया था। तो ये देखें ना कि जो दानिश्वर जिनको हम समझते रहे जब हम छोटे थे, जवानी में कदम रख रहे थे और लोगों के अखबारों में कालम पढ़ा करते थे, तो अताउल हक कासमी साहब को हम बहुत बड़ा अदीब समझा करते थे। इरफान सिद्दीकी साहब को बहुत बड़ा लिखारी समझा करते थे कि ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे कालम लिखते हैं, उनसे हम सीखने की कोशिश करते थे। लेकिन वो हमें बाद में पता चला कि जिन लोगों पेड को हम कंटेंट है। जी जी जिनसे हम वो सीखने की कोशिश करते थे वो दर हकीकत बनु शरीफा के दरबार के दरबारी थे। और वो अपने इन बादशाहों की जी हजूरी किया करते थे, इनकी चापलूसियाँ किया करते थे। और यही कालम लिख लिख के इनके हक में और इनके दरबारी चापलूसी कर करके, खुशामदे कर करके वो बाद में सेनेटर तक पहुँच गए। और इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। माशाल्लाह। तो इरफान सिद्दीकी साहब के जो याद है ना जो कितना इनके, वेला मचाया था और मैं हमारे अपने आपको दोस्तों ने जब इनकी आपको आपको तस्वीर आई एक थी और अब्तरी बताता हूँ ना, वाली। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, हम्म। ये इरफान सिद्दीकी साहब के रिश्तेदार बताए जाते हैं। और आपको वैसे तो उनके एक ही भाई को मैं जानता हूँ जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अब रेक्टर है। 12 लीन के रिश्तेदार बताए हम्म। जाते हैं। और कहा जाता है कि जब 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार एसोसिएशन में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको वहाँ पर दावत दी गई थी। और वहाँ इलेक्शन से आप देखें कि 25 या 26 जुलाई को इलेक्शन थे 2018 के। और उससे 4-5 रोज़ कबल जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे
उन्होंने रावलपिंडी बार में डिस्ट्रिक्ट बार में जाकर तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने एजेंसियों के ऊपर और उनके कुछ जो अफसरान थे उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और इसके कोई शवाहिद उनकी जानिब से पेश नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने एक जो इंज़बाती मामला था उसको उन्होंने सियासी बनाने की कोशिश की। बज़ाहिर वो उन्होंने सियासतदान रहे हैं ना, माजी उनका सियासतदान है, उन्होंने एमएमए की तरफ से पिंडी से इलेक्शन लड़ा तो हुआ। सर उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये ये तकरीर वही की थी, शख्स हैं जिन्होंने मशवरा दिया था कि किताब जो निशान मिला ना एमएमए को, इसकी शेप ऐसी बनाए जो देखने में लगे अस्तगफिरुल्लाह कि कुरान मजीद की वो शक्ल है। तो देखे ना इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस वक्त शौकत अली सिद्दीकी ने तुसी जिन्नों भी चीरोगे ना सुअल आला नूर निकल भाई यही बात है, दाना दाना लवा ले सर। हाँ। तो इन्होंने जिस वक्त तकरीर की थी ना रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में, उस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जी। वो सियासतदान नहीं थे। तो उनका एक कंडक्ट था जिसको उन्होंने फॉलो करना था। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस अफसर मिलने भी आए थे तो वो इस हवाले से अपने चीफ जस्टिस को आगाह करते, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताते, जो एक तरीक़ाकार मौजूद है जजेस के कंडक्ट के हवाले से उसको फॉलो करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके घर में कोई इंटेलिजेंस अफसर एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो उनको तो पहली बार ही जब उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद उनको बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग जारी करनी चाहिए थी कि आइंदा आप मेरे चैम्बर में या मेरे घर में नहीं आएंगे। लेकिन वो उस वक्त खामोश रहे, मुलाकातें करते रहे। और मेरे ख्याल में जो मेरी एक ज़ाती राय है वो ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने नवाज शरीफ साहब को बयानियाँ फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लिए इन्होंने अपनी नौकरी इनकी चली गई, लेकिन वो ना बयानियाँ इनका बन सका नवाज शरीफ ना नवाज शरीफ वापस, और ना नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ सके। जो इन्होंने कोशिश अपने तौर पर ये कर सकते थे इन्होंने की। तो अब देखें गुज़श्ता दिनों परसों गालबन मैं अताउल हक कासमी साहब का भी जो एक इसी तरह का बयान था वो पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह ना करे कि अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान कोई रुकावट है। अल्लाह अकबर। तो देखे ना कि ये दरबारी बाबे जो हमें उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दो जो अगर हमें आप इजाजत दें। जी, तो जी, उनके जी। करीबी दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, सही जंग में रहे हैं। तो बताते हैं कि ये इतने तेज़ होते थे, ये घर पे ना खानों का बहुत एहतमाम करते थे। तो जितने उस वक्त के अच्छे सहाफ़ी कालम निगार होते थे उनको घर खाने पे बुलाते थे, उनकी तस्वीरें बनवाते थे और वो तस्वीरें मियाँ साहब को भेजते थे कि देखिए ये जो लोग हैं ना, ये मैंने आपके लिए तैयार की है, ये आपके हक में लिखेंगे। और अगर कोई वैसे भी कालम लिख देता था ना, वैसे बगैर पेड कंटेंट के, तो कालम भिजवा के कहते थे देखिए मैंने आपके लिए कालम लिखवाया। तो उनकी तो बैकग्राउंड ये है। जी जी। तो जो यही उनको बात जानते हैं लोग। यही बात हम कर रहे थे। और देखें यही चूरन बेच बेच के, यही अपने कलम की हुर्मत बेच बेच के असल में जो सहाफ़त को गंदा करने वाले, आलूदा करने वाले वो ये लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने कलम को बेचा, अपनी जो सहाफ़त थी उसको बेचा, और जो एक सहाफ़ी की हुर्मत होती है इन्होंने उसको बेचा। और जब भी बदले में इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई तो इन्होंने हमेशा अपनी जो कलम की हुर्मत थी उसको शील्ड के तौर पे, ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया। याद है एक वो हथकड़ियों वाली तस्वीर हथकड़ियों में वाला क्या कुछ मामला, हुआ था? जी 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 जी। तो वो देखें कि अब जब वो कार्रवाई हुई, अब वल्लाह आलम के वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन उसका फैसला तो बहरहाल अदालतों में ही होना था। लेकिन वो जर्नलिस्ट तो नहीं है ना। लेकिन वो आप ये जर्नलिस्ट मानते नहीं हैं कोई थे। अब जर्नलिस्ट नहीं देखें है? अबसार आलम साहब खुद कह चुके हैं कि अब वो सहाफ़त छोड़ चुके हैं, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरीके की वो भी कैंपेन चलाते हैं, और जैसे वो भी आपकी वो बात बिल्कुल मुझे भी सादक आती है, इधर नज़र आती है कि जो अबसार आलम साहब है ना, वो भी घर में बड़ी इस तरह की महफिलें सजाते हैं, वो भी मखसूस कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं। क्या कहूँ, उनका तो जी, सबूत जी। नहीं है ना। सर उनका सबूत ये पूछे ना उनसे कि उनकी बतौर चेयरमैन पैमरा तैनाती कैसे आप हुई भी थी। घर खाने पे बुला दिया करें, कोई बात नहीं। सर मैं बुलाऊंगा फिर मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाए तो मैं वो कैसे, मैं अगर दोस्तों को खिलाना होगा तो मैं इंशाल्लाह उनको बाहर खिला दूंगा। तस्वीरें नहीं बनानी। तस्वीरें भी नहीं बनाऊंगा, ना अपनी बनाता हूँ, ना मुझे शौक है इन चीज़ों का, क्योंकि ये दोस्तों के दरमियान एक बड़ी पुरखलूस किस्म का एक वक्त होता है जो दोस्तों के दरमियान ही उस चीज़ को वो रहना चाहिए, उसको उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। तो अदलिया को, काजी साहब को क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? सर हम नवाज शरीफ पर जो सारा जो पस मंजर हम बयान कर रहे थे ना इन सारे चापलूस बाबों का, उनका उसका मकसद सिर्फ यही था कि ये दरबारी लोग हैं जो कलम की हुर्मत बेच बेच के आज सेनेटरों के ओहदे तक पहुंचे हैं, और ये अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से अदालतें माफ़ी मांगे। जी बिल्कुल मेरे ख्याल में इरफान सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं कि अदालतों को नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये माफ़ी मांगनी चाहिए 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उस वक्त अपनी अदालत में क्यों मौजूद नहीं थे जब नवाज शरीफ के गुंडे सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया,
और चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को गिरबान से पकड़ के घसीटना था, उनको बालों से पकड़ के उनको झंझोड़ना था और उनके कपड़े फाड़ने थे। लेकिन चीफ जस्टिस की ये गलती है कि वो अपने उस वक्त चैम्बर से भाग गए, अपनी जान बचाकर निकल गए, वरना वो इस सलूक के मुस्तहिक थे और वो सलूक ना करवा कर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तौहीन की। इसलिए उन चीफ जस्टिस साहब को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और कौम को भी मांगनी और इस कौम को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने जब उनके खिलाफ ये पनामा वाला मामला आया तो कौम को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कहते थे, जब इन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि ये है वो ज़राए, और एक भाई का बयान ये था कि उसका वालिद अमीर था और दूसरे भाई का बयान ये था कि उसका वालिद एक गरीब किसान था, तो इनके तो अपने बयान नहीं मिलते थे। तो इस पर भी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए कि दोनों भाइयों के बयानात अगले वीडियो में हम इनकी एडवाइजरी डिस्कस करेंगे। जी, जो इन्होंने और अदालतों को इस बात पर भी नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो रसीदी अदालतों में क्यों नहीं पेश कर सके थे, वो अपनी जायदादों के शवाहिद क्यों नहीं पेश कर सके थे। अदालतों को इस बात पर भी शरीफ खानदान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि पूरे मुल्क में कुछ 70-80 हज़ार से ज़ायद इस वक्त जेलों के अंदर कैदी है, जिनमें बड़ी मुल्क अमराज के शिकार कैदी भी शामिल है, लेकिन उनको तिब्बी बुनियादों पर जमानतें नहीं मिलती, लेकिन शरीफ खानदान को मिली। के सगे भाई, सगी बहन और एक अजीज की डेथ जी 3 लोग तकरीबन में शिरकत नहीं जी 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 3 लोगों की वफात हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जमानत दी 8 हफ्तों के लिए, सुप्रीम कोर्ट को उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मरियम साहिबा के बारे में जो उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उस पर अदालतों को माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो इस बात पर भी मांगनी चाहिए कि मरियम साहिबा ने, बल्कि एहतसाब अदालत को भी, कि जब मरियम साहिबा ने एक जली ट्रस्ट डीड अदालत में जमा करवाई थी और एक ऐसे फॉन्ट के साथ जमा करवाई थी जो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ था, और उसके ऊपर इन्होंने एक ट्रस्ट डीड बना के जैली वो सुप्रीम कोर्ट में और एहतसाब अदालत में जमा करवा दी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी और एहतसाब अदालत को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसके ऊपर मरियम साहिबा को सज़ा क्यों सुनाई गई, क्योंकि ये जेल साजी करना शायद इनका हक था। और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर देकर बैरून मुल्क गए थे, 4 हफ्ते के लिए गए थे और जमानती जो वो वज़ीर आज़म बन गए। जी, और क्यों ये इनके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई थी। ये जैसे चाहते थे, जिस तरह चाहते थे, इनकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए कि इन्होंने नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत क्यों मांगी थी। भाई नवाज शरीफ एक आज़ाद शहरी थे, इस मुल्क के बादशाह थे, इस पाकिस्तान के करता धरता थे, इस मुल्क के, इस कौम के हर तरह के फैसले लेने में आज़ाद थे। अदालतें कौन होती है उनसे ये पूछ गुछ करने वाली। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है इरफान सिद्दीकी साहब का। अदालतों को हर तरह से शरीफ खानदान से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि गोडे गिट्टे जोड़ के घुटनों के बल जो है वो रेंगते घसीटते हुए ये शरीफ खानदान जाती उम्र जाए और वहाँ पर जाकर ये माफ़ी मांगे, बिल्कुल उसी तरह माफ़ी मांगे जैसे 2019 में जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था और उस वक्त के रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट में बुलाने की बजाय वो जो पेपर के ऊपर जो दस्तखत करवाने के लिए वो जाती उम्रा गए थे, बिल्कुल वहाँ पे जाना चाहिए नवाज शरीफ साहब के। जब वो बल्कि तैयारी से उतरे तो उस वक्त रेड कारपेट के आगे हाई कोर्ट के और अदालतों के वो तमाम जजेस वहाँ पर घुटनों के बल मौजूद होने चाहिए, जो नवाज शरीफ साहब के उतरते ही उनसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगे कि नवाज शरीफ साहब हमसे गलती हो गई कि हमने आपकी करप्शन के हवाले से आपसे सवालात किए, हमसे गलती हुई कि हमने आपके हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल जवाब किया, आपकी जो आपने 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब का ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, कौम की ज़िम्मेदारी है और अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने उन तमाम करदा और नाकरदा गुनाहों के ऊपर तौबा ताइब हों। नवाज शरीफ साहब एक बादशाह हैं, वो वापस आ रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि साथ नाक के साथ लकीरें भी लगानी चाहिए ताकि आपको आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो बादशाह सलामत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में किसी किस्म के कोई ऐसा कोई फैसला दे सके, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे सके जिससे उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी हो। बस जी इतनी काफ़ी है बस। जी, बाकी मेरे ख्याल में हमारे जो नाज़रीन है वो खुद इसके ऊपर फैसला करेंगे। कितनी प्यारी लाइन हो शमी साहब ने बोली थी, उन्होंने कहा था कि ये 2 नंबर का धंधा है
है ना, इसमें ईमानदारी बहुत है। तो यही तो बात है, हम यही तो तो ये कर रहे जितने हैं। 2 नंबर है ना, हाँ तो देखे बड़ी पूरी कितनी ईमानदारी पुरखलूस के- कोशिश कर रहे हैं, जी 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 जी। सर्व कर रहे हैं और अपनी देखें टीम को। आपने वो जो इन्फ्लुएंसर्स वाली बात की है ना कि इन्फ्लुएंसर याद के आ गई जरिए, आपको? जी जी, वो असल में आप वो जब बंदा बोल रहा होता है ना तो उस वक्त बहुत सारी चीजें वो इधर उधर हो जाती है, क्योंकि अल्फाज का जखीरा होता है, हालात वाक़यात इतने ज्यादा तेजी के साथ बदल रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारी बातें जब हम बोल रहे होते हैं तो वो दूसरी बातों के नीचे दब के जो है वो हमारे ज़हन एक से और निकल वीडियो जाती ना है। कर ले मेरे यार। चले बिस्मिल्लाह कर लें, एक और चले, कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।